एक लड़की थी, स्कूल में पढ़ने जाती थी और स्कूल के सारे बच्चे केदारनाथ घूमने जा रहे थे। वह अपने घर आकर माताजी से बोलती है कि मम्मी मुझे भी केदारनाथ घूमने जाना है। उसकी मम्मी कहती हैं तुम्हें केदारनाथ ही क्यों, कहीं और घूमने चली जाना। वह कहती हैं नहीं माँ, स्कूल के सारे बच्चे केदारनाथ जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगी। उसकी माँ कहती है ठीक है जाना, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वह लड़की कहती है ठीक है माँ, आप भी तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ ही चलने को तैयार हूँ। उसके बाद में माँ और बेटी तैयार हो जाती हैं अगले दिन और केदारनाथ के लिए निकल पड़ती हैं। जब केदारनाथ पहुँचती हैं तो वहाँ पर एक लड़का फूल बेच रहा था, जो उनके पास आता है और उन्हें देखकर कहता है मैं आपका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था और आखिरकार आप आ ही गई। वो उस लड़के की उम्र सिर्फ 8 साल थी और उसे देखकर यह औरत कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? वह लड़का कहता है मैं आपके बारे में ही नहीं, यह जो लड़की है इसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ कि आखिर यह कौन है और मैं कौन हूँ। वह औरत बड़ी हैरानी से उसको देखने लगती है। आइए इस घटना को पूरा विस्तार से जानते हैं कि कहानी है क्या। चेन्नई के एक गाँव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक पति-पत्नी और एक दादी जी और एक उनकी बेटी रहती थी। पति का नाम विनय था और उनकी जो पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उसका नाम संध्या था और दादी थी। चारों लोग बड़े आराम से रहते थे। उनका एक अच्छा खासा कारोबार भी चल रहा था। सभी लोगों ने प्लान बनाया कि चलो इस बार जो है विदेश घूमने चलते हैं। दुबई के बारे में बहुत सुना है तो चलो दुबई घूम के आते हैं। सब लोग तैयार हो गए, लेकिन उनकी दादी जो थी वह कहती हैं, लड़के की माँ बोलती हैं, बेटा दुबई तो तुम कभी भी जा सकते हो, मेरा ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब तक रहूँ या ना रहूँ, और अगर आप केदारनाथ चलते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मेरी वही इच्छा है कि आप मुझे केदारनाथ लेके चलो। वह लड़का कहता है माँ आप अगर केदारनाथ ही जाना चाहती हो तो हम आप केदारनाथ ही चलेंगे, दुबई तो हम कभी भी जा सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सब लोग केदारनाथ के लिए निकल पड़ते हैं और केदारनाथ पहुँच जाते हैं। केदारनाथ पहुँचते हैं, वहाँ पर जो है एक रूम लेते हैं और रूम में सभी लोग रुकते हैं और अगले दिन सुबह नहा धो करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में निकल पड़ते हैं। मंदिर में बहुत जाम था क्योंकि बहुत सारे भक्तगण वहाँ पे जाते हैं। लेकिन काफ़ी सुगमता से उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और जो दादी थी उनको भी दर्शन हुआ और सब लोग दर्शन करके वहाँ घूमने टहलने लगे और उसके बाद में वहाँ से जो है सभी लोग रूम पे आ गए। वहाँ पे 2-3 दिन रुकने का प्लान बनाया और सोचा कि अब आए हैं तो 2-3 दिन घूम के ही जाते हैं, इसलिए उन्होंने 3-4 दिनों के लिए रूम को बुक करवा लिया। जो दादी थी उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि वह भक्ति स्वभाव की थी, बहुत ही भावुक स्वभाव की थी, तो उन्हें वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए उनका वहाँ से आने का मन ही नहीं कह रहा था। वह कह रही थी कि बेटा आज तुमने मुझे सीधे स्वर्ग पहुँचा दिया भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवा कर के। चारों चारों लोग बहुत खुश थे वहाँ के माहौल से, वहाँ का जो सौंदर्यीकरण था, जो वहाँ का दृश्य था उसे देख कर के सब लोग काफ़ी प्रसन्न थे और घूम फिर रहे थे। अचानक से 2 दिन बाद तबीयत दादी की खराब हो जाती है और दादी कहती हैं कि बेटा मुझे लग रहा है कुछ बुखार है और इधर मौसम भी धीरे-धीरे गड़बड़ हो रहा था। तो वह कहा उसका जो बेटा था विनय वह कह रहा है कि माँ इतनी जल्दी तो हम घर पहुँच नहीं सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आप रुको मैं दवाई का इंतज़ाम करता हूँ। और उसके बाद में फिर निकल लेते हैं उनके दवा का इंतज़ाम करने के लिए, क्योंकि थोड़ी ही दूर जाने के बाद में मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे दादी के लिए दवा लाना था। विनय कहता है कि आप लोग यहाँ आराम से रहिए, कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि जो है यहाँ सारी सुख-सुविधा है और मैं अभी बाहर से जाके दवा लेकर के आता हूँ। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, वह कहती है कि आप अभी मत जाइए, अभी तूफ़ान बहुत तेज़ है, थोड़ा रुक कर जाइए। अगर आप थोड़ा रुक कर जाते हैं, तो हो सकता है तूफ़ान थम जाए और उसके बाद आप जाइए। विनय बोलता है नहीं प्रिया, अगर मैं अभी देर से जाऊँगा तो हो सकता है और देर हो जाए। हो सकता है मौसम इसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो दादी की दवा भी नहीं मिल पाएगी और माँ को अगर दवा नहीं मिलेगी तो उनकी हालत में सुधार नहीं आएगी और उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। यही दोनों बातें कर रहे थे, तब विनय कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी दवा लेकर के आ जाऊँगा। उसके बाद में वहाँ से वह दवा के लिए निकल पड़ता है, दादी की दवा लेने के लिए और आता है मेडिकल शॉप पे। इधर मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तेज़ी से हवाएँ चलने लगती हैं। सब लोग बहुत डरावना माहौल हो जाता है, ऐसा लगता है कि तूफ़ान कभी भी आ सकता है।
लेकिन विनय इन सब की परवाह न करते हुए अपनी माँ की दवा के लिए वह मेडिकल स्टोर दौड़ा-दौड़ा पहुँच जाता है। इधर तूफान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और विनय भी घबरा रहा था कि आखिर में क्या होगा, हम कैसे लौट पाएँगे, क्योंकि वह काफ़ी दूर थोड़ा-सा निकल आया था, इसलिए उसे भी घबराहट हो गई थी। इधर मौसम इतना गड़बड़ हो गया कि तूफान के साथ बर्फबारी भी होने लगी और भूस्खलन जैसी आ गई। और उसी में वह जो मेडिकल स्टोर था, उसी भूस्खलन में उसका मेडिकल स्टोर भी बह गया और उसी के साथ विनय भी बह गया। इधर इनके जो पत्नी थी और बच्चा था और दादी थी, यह लोग भी बड़े चिंता में थे, आखिर क्या हो गया। उस समय इतना तगड़ा भूस्खलन आया था 2013 में कि आप भी उस समय अगर देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज़ में, तो कितना भयानक मंज़र था, उसे आज भी महसूस करके लोग की रूहें काँप जाती हैं। किसी तरीके से जिस रूम में ये लोग रुके थे, होटल में रुके थे, वहाँ तो बच गया, लेकिन जहाँ पर विनय दवा लेने गया था, वहाँ नहीं बचा और विनय उसी में समा गया। इधर भाग-दौड़ में काफ़ी लोगों की जानें चली गई, सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर निकलना चाह रहे थे और इधर प्रिया भी सोच रही थी कि आखिर क्या हो गया, अभी विनय आया नहीं, काफ़ी देर हो गई है और एक मन में वो डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि विनय हम लौट के ना आए। दादी भी परेशान और जो संध्या थी और गुड़िया थी, वो भी परेशान कि आखिर क्या होगा, पिताजी लौट के आएँगे या नहीं आएँगे? यही सब में सब लोग सोच रहे थे। उसके बाद में धीरे-धीरे यह जो भूस्खलन वाला समस्या था शांत हुआ। जो हमारे देश के सैनिक थे, जो पुलिस वाले थे, वहाँ बचाव कार्य में जुट गए और सभी को बचाने लगे। इधर संध्या बच तो गई थी, लेकिन उसे अपने पति की आस में वहाँ बैठी थी। पुलिस वाले उसे समझा रहे थे कि अगर कम से कम वहाँ चला गया है, तो जो बचे हैं, वो तो सुरक्षित स्थान पर निकलें, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। काफ़ी मशक्कत के बाद उसे समझा-बुझा कर के एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया गया। प्रिया को अब लगने लगा कि हमारा पति अब लौट के नहीं आएगा, वह इस दुनिया में अब नहीं है और इसके बाद में वह सभी लोग अपने घर चले आते हैं। घर चले आते हैं, इधर संध्या धीरे-धीरे बड़ी होती है और बड़ी होने के साथ समझदार भी होती है। वह स्कूल में पढ़ रही थी और उसी स्कूल के बच्चे केदारनाथ घूमने जा रहे थे, तो वह कहती है कि माँ, हमारे स्कूल के सारे बच्चे केदारनाथ जा रहे हैं और मुझे भी वहाँ जाना है। संध्या की बात सुनकर प्रिया कहती है कि बेटा, केदारनाथ में ऐसा मंजर है, देखकर मुझे अभी भी रूहें काँप जाती हैं, मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी वहीं पर गए और वहाँ से लौट कर नहीं आए। वहाँ ना चलो और कहीं चलो। संध्या बड़ी समझदार थी, क्योंकि अब वहाँ बड़ी हो गई थी। वहाँ समझाती है, कहती है कि माँ, प्रभु के आगे किसी की नहीं चलती है और वो जो चाहेंगे वही होगा। अब जो होना था हो गया। आप चलिए, हमारे स्कूल के सारे बच्चे जा रहे हैं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलने वाली होगी। अगर मौत आनी होगी तो यहीं आ सकती है, वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। उसकी बातों पर थोड़ा-सा प्रभाव पड़ा और प्रिया तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटी, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसके बाद में माँ और बेटी दोनों लोग निकल लेते हैं केदारनाथ के लिए। केदारनाथ पहुँचकर एक लड़का फूल बेच रहा था और जो फूल बेच रहा था लड़का, वह प्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा था और जैसे-जैसे उसे प्रिया उसके नज़दीक पहुँच रही थी, वह उसे घूर-घूर कर देख रहा था। प्रिया सोच रही थी कि आखिर यह लड़का मुझे घूर-घूर कर क्यों देख रहा है, आखिर क्या बात है? यही असमंजस में वहाँ पड़ी थी। उसके बाद में जैसे ही उस फूल वाले के नज़दीक पहुँचती हैं, वह लड़का 8 साल का था, वह कहता है कि प्रिया, मैं तुम्हारा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार तुम आज आई। जैसे ही उसके मुँह से यह प्रिया शब्द सुनता है, वह चौंक जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे नाम से मुझे क्यों बुला रहे हो? मुझे कैसे जानते हो? मैं तो यहाँ आज कई सालों बाद यहाँ पे आ रही हूँ। क्योंकि जो घटना हुई थी वह 2013 में हुई थी और जो है प्रिया और संध्या 2023 में गए थे। लगभग 10 सालों के बाद वहाँ पे गए थे। वह कह रहा है, लड़का कह रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं विनय हूँ, तुम्हारा पति। जैसे ही यहाँ शब्द सुनती हैं, उसके हक्के-बक्के हो जाते हैं, वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है। कहती है कि जो है हमारे पति तो यहीं पर जो है भूस्खलन हुई थी और उसी में वो समा गए थे और दोबारा लौट कर नहीं आए। कहती हैं, नहीं, मैं आपका पति हूँ और वो सारी चीज़ें बताने लगी जो उसके साथ बीती थी, जैसे-जैसे आए थे, जैसे उसका परिवार था। जिस तरीके से वहाँ बालक बता रहा है और अपने आप को बता रहा है कि मैं विनय हूँ, ये सारी बातें सुन कर के उन्हें आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि यह पुनर्जन्म का कहानी पूरा था। आजकल लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि विज्ञान के युग में ऐसी बहुत कम घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। प्रिया को भी नहीं विश्वास हो रहा था, ना तो संध्या को विश्वास हो रहा था। इसके बाद में प्रिया ने कहा, अगर ठीक है तुम हमारे पति हो, तो हमारे जो घर के बारे में कुछ बताओ।
तुम्हारी माँ है उनके बारे में बताओ, कुछ बताओ जो तुम जानते हो। उसके बाद में जो है इधर जो विनय था, जो बच्चा था 8 साल का, जिसने पुनर्जन्म लिया था, जिसको सारी बातें याद थी, पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, उसने सारा बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद में जब सारी कहानी बताई कि ऐसे-ऐसे था, हम लोग ऐसे आए थे, यहाँ पे ये हुआ, वो हुआ, तब जाके के प्रिया और संध्या को यकीन हो गया कि हाँ, ये जो है विनय ही हैं। लेकिन पूछती है कि तुम्हारे माता-पिता कहाँ हैं? तो वहाँ कहता है कि मेरे पिताजी मेरे जन्म के बाद ही खत्म हो गए थे और मेरी माताजी थीं, वो 2 साल बाद निधन हो गया उनका। मेरे पास अब कोई नहीं है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मैं यही फूल-पाती बेच कर के अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले चल सकती हो, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसकी बातें सुन कर के प्रिया और संध्या दोनों भावुक हो जाती हैं और उसे गले लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि जब से भूस्खलन वाली घटना हुई है, मैं यहाँ आने से भी डरती थी, लेकिन आज आप जब से मिल गए हो, मैं भोलेनाथ का उपकार करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ और उनको प्रणाम करती हूँ कि आपको पुनर्जन्म में मुझसे मिलवाया। उसके बाद में तीनों लोग वहाँ से वापस चले आते हैं और अपने घर में रहने लगते हैं। हँसी-खुशी से तीनों लोग रहने लगते हैं और इधर संध्या की शादी कर दी जाती है। संध्या अपने घर पे रहने लगती है और इधर प्रिया और वह लड़का जो 8 साल का था, वह दोनों लोग आराम से रहने लगते हैं। आज विज्ञान युग में पुनर्जन्म की घटना को बहुत कम ही माना जाता है और बहुत कम सुनने को मिलती है। ये जो घटना है, ये सच्ची घटना है। आप लोगों को यह घटना कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।